आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का एक नया शीर्षक, इसका नाम है संप्रेषण के तत्व। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए कौन से तत्वों का होना आवश्यक है, उसके विषय में क्या है हम यहाँ पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है आपका जो तत्व है स्पष्टता। तो जो कम्युनिकेशन कैसा प्रभावी होगा, जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमारे जो विचार हैं और जब हम कम्युनिकेट किसी से कर रहे हैं तो कैसा स्पष्ट होना चाहिए। हम क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से हो। तो क्या है, सामने वाला जो आपकी बातों को सुन रहा है तो वो क्या है, उनको अच्छी तरह से समझेगा। तो सबसे पहली जो शर्त है या जो तत्व है कि कम्युनिकेशन में क्या है, स्पष्टता का होना अनिवार्य है। दूसरा क्या है, सततता। सततता से तात्पर्य क्या है कि संप्रेषण सतत एवं संदेश प्राप्तकर्ता के अनुरूप ही होना चाहिए। यानी कि जो संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए। जैसे जो क्या कहते हैं, आपको ये सेंडर है, ठीक है, अब ये कोई संदेश भेजना चाह रहा है तो इसे ये पता होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को कैसी बातें पसंद हैं। ठीक, अगर व्यक्ति गंभीर स्वभाव का है, आप उससे हंसी मजाक की बातें करोगे कि तो क्या वो आपकी बातों को महत्व देगा, क्या वो आपकी बातों को समझेगा, नहीं समझेगा। तो क्या आपके संप्रेषण में क्या सततता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, कैसे, व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप। ठीक, तीसरा बिंदु क्या कहता है, पर्याप्तता। यानी कि संप्रेषण में पर्याप्त सूचना या संदेश का होना आवश्यक है। आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो और जो चीज महत्वपूर्ण वो बात तो आप उसे बता ही नहीं रहे हो, तो क्या कम्युनिकेशन प्रभावी माना जाएगा, नहीं। तो पर्याप्तता से तात्पर्य क्या है कि कम शब्दों में जो आपकी सूचना है, जो आपका संदेश है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि जो आपका संदेश है वो सही दिशा निर्देश में आप प्राप्तकर्ता के पास पहुंचे और उसकी प्रतिपुष्टि आपको प्राप्त हो। ठीक है, सामयिकता। अब देखिए, सामयिकता का क्या तात्पर्य है कि संप्रेषण समय से आरंभ होना चाहिए। मैंने आपको आगे क्लास में बताया था कि जब सामयिक संदर्भ में संप्रेषण का तात्पर्य क्या है, तो देखिए संप्रेषण में समय का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, अब उदाहरण स्वरूप में ले लें कि किसी के यहाँ खुशी, जैसे किसी के यहाँ शादी हो रही है तो उसमें एक खुशी का माहौल होता है, तो उसमें देखिए हंसी मजाक भी चलती है, तो उसमें क्या उमंग बनी रहती है। वहीं अगर आप कोई शोक सभा हो रही है, किसी की मृत्यु हो चुकी है, वहाँ जाकर हंसी मजाक करेंगे तो क्या उचित होगा? ये तो आपके व्यवहार करने की क्या है, एक गलत चीज को दर्शाएगा ना, कि आप उसके जो दुख का समय है उसमें भी हंसी मजाक कर रहे हो, है ना। तो क्या है, संप्रेषण क्या समय के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा क्या है, जैसे हम घर पे रहते हैं तो घर पे हम अपने भाइयों बहनों से, मम्मी पापा से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी मदर टंग में बात करते हैं। जैसे ही हम क्या है बाहर निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, या कह लें ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, वो क्या है औपचारिकता में बदल जाता है। तो वो बात यहाँ कही गई है कि संप्रेषण क्या है, समय के अनुरूप करना चाहिए कि समय कैसा है, ठीक है, और सामने वाले पर उस समय क्या बीत रही है। ये नहीं कि हम अपने में ही बोले जा रहे हैं, सामने वाले की परिस्थिति को समझ ही नहीं रहे हैं। वो बात यहाँ कही गई। एक रूपता, तो संप्रेषण के अंतर्गत एक रूपता का होना अनिवार्य है। एक रूपता से तात्पर्य है कथनीय और करनीय में अंतर। आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सामने वाले की बातों को समझ ही नहीं रहे हैं, यानी कि एक रूपता होनी चाहिए। आपके शब्द, आपकी भावभंगिमा एक समान होनी चाहिए। आप बोल तो कुछ रहे हैं, आपकी शरीर की एक्टिविटी हो कुछ और रही है, तो क्या ये संप्रेषण को प्रभावी बनाएगी? नहीं बनाएगी। ठीक, लचीलापन। तो देखिए, संप्रेषण कठोर या दृढ़ता युक्त ना होकर सरल लचीला होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जैसे क्लास में जब टीचर कम्युनिकेट करे बच्चे से तो हर समय कठोर या दृढ़ होना जरूरी नहीं है कि आप बिना बात के ही बच्चों को बार बार डांट रहे हैं। तो इससे तो क्या होगा, बच्चा बेशक आपसे डरेगा पर उसके अंदर क्या घृणा बन जाएगी। ऐसे ही आपके जीवन पर भी लागू होती है कि आपको कठोर नहीं होना, हर चीज़ में कठोर होना आवश्यक नहीं है। अगर समझदारी से बात की जाए और सही तरीके से बात समझाई जाएगी तो सामने वाला भी क्या आपकी बातों को समझेगा, है ना। तो लचीलापन होना चाहिए। आप बच्चे से बात करें तो बच्चे की तरह बात कीजिए,
तो बच्चे किस मानसिक स्तर पर हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हम जो बड़े लोगों से जैसे बात करते हैं उसी तरीके से बात करें बच्चों से भी, तो ऐसा क्या बच्चा क्या समझ लेगा आपकी बात को? नहीं समझेगा। तो हर स्तर को देखकर क्या है आपको बात करनी चाहिए कि आपको अपने भाई बहनों से कैसे बातें करनी है, कि स्टूडेंट को अपने टीचर से कैसे करनी है, टीचर को स्टूडेंट से कैसे करनी है, अपने दोस्तों से कैसे बातें करनी है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। तो आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका हो कठोर ना हो, दृढ़ ना हो, क्या लचीला हो, सरल हो। बच्चों को कोई बात सिखाई जाए तो शांति से सिखाई जाए। अगर कठोर हुआ भी जा रहा है तो कठोर ऐसा बनिए कि बच्चा आपसे भयभीत ना हो, ठीक है। तो वो बात है कही है। दूसरा इसमें क्या बताया गया, स्वीकार्यता। तो संप्रेषण प्राप्तकर्ता के लिए स्वीकार्य होना चाहिए, साथ ही उसकी अनुक्रिया सकारात्मक होनी चाहिए। अब मैंने देखी इसमें बात वही कही है कि आप किसी को संदेश भेज रहे हैं तो उस संदेश का प्रभाव व्यक्ति पर अच्छा पड़ना चाहिए। अगर वो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो आपको संप्रेषण में उसकी प्रतिपुष्टि भी सकारात्मक मिलेगी। अगर आप किसी से गलत व्यवहार करेंगे तो आपको गलत ही मिलेगा, ठीक है। तो संप्रेषण में क्या है, स्वीकार्यता, यानी कि संदेश ऐसा होना चाहिए जिसे आप संदेश भेज रहे हैं वो आपकी संदेश को मान्यता दे। मान्यता से तात्पर्य क्या है, आपकी बात को समझे और उसका क्या रिप्लाई दे, ठीक है। वो बात कही है इसमें संप्रेषक। और देखिए इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया संप्रेषण जो है वो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। तो इसमें दो पक्ष रहते हैं। एक तो आपका हो ही जाता है संप्रेषक, यानी कि जो संदेश को भेजता है, यानी कि संप्रेषण में क्या है, सेंडर का होना आवश्यक है। ये सबसे अहम भूमिका निभाता है क्योंकि जब संप्रेषण होता ही इससे ही स्टार्ट है। प्लस इसमें क्या है, आग्राहक जिसे क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं, या कह लें हम इसे प्राप्तकर्ता कहें। तो जो संप्रेषक है यानी कि जो सेंडर है वो अपने संदेश को किसे भेजेगा और वो उसे जो प्राप्त करेगा उसे आग्राहक या रिसीवर या प्राप्तकर्ता कहेंगे। दोनों पक्षों का होना आवश्यक है, ठीक। इसके साथ अब जो प्रेषक है वो अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को, अपनी अवधारणाओं को किसके माध्यम से भेजेगा, संदेश के माध्यम से ही तो भेजेगा। संदेश से ही तो भेजेगा, उसी को तो प्राप्तकर्ता पढ़ेगा, उसे ही तो प्राप्त करेगा, ठीक है। प्लस देखिए अगला जो तत्व है आपका माध्यम, तो इसमें क्या बताया गया है कि बिना माध्यम के संप्रेषण संभव नहीं। संदेश को माध्यम के द्वारा ही आदान प्रदान किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से संप्रेषक प्राप्तकर्ता संदेश का महत्व है उसी प्रकार से उस माध्यम यानी कि चैनल का भी महत्व है, यानी मीडियम। आप किसके माध्यम से संदेश भेज रहे हो। जैसे वर्तमान में हम किसी के पास कोई मैसेज भेजते हैं तो वो किसके माध्यम से भेज रहे हैं, सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, इसी से माध्यम से तो भेज रहे हैं। और तो किसके माध्यम से भेज रहे हैं, हमारा माध्यम कौन बनना है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये हमारे माध्यम का ही तो कार्य कर रहे हैं। वरना हमारी जो बात है दूसरे के साथ पहुंचेगी कैसे, कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। जैसे पहले क्या हुआ करता था, जब संदेश चिट्ठी भेजी जाती थी तो किसके माध्यम से भेजी जाती, डाक के द्वारा भेजी जाती थी। तो कोई ना कोई तो आपका संदेश ले जाया करता था, है ना। तो वो बात यहाँ कही गई है कि जिस प्रकार संप्रेषक का अहम रोल होता है, आग्रह के प्राप्तकर्ता का अहम रोल होता है, ठीक उसी प्रकार माध्यम का भी अपना रोल होता है किसी संदेश को ले जाने में। तो देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने क्या है संप्रेषण के तत्वों के बारे में चर्चा की। तो संप्रेषण कौन कौन के तत्व हैं, स्पष्टता, सततता, पर्याप्तता, सामयिकता, एकरूपता, लचीलापन, स्वीकार्यता, संप्रेषक, आग्राहक यानी कि प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या है संप्रेषण के तत्वों के बारे में संक्षेप में जाना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शीर्षक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।